नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं 24 से 31 जुलाई तक के छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। पर आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पूर्व आप सभी को बता दें कि ऐसे विद्यार्थी जो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 9 अगस्त से उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा एक फाउंडेशन बैच डाला जा रहा है। इस बैच से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व जो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न पूछे थे उनकी तरफ एक नजर डाल लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि राज्य शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है। ऑप्शन है 54, 65, 41 या 34। तो इसका सही आंसर है 54 ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया है जिन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था कि राज्य में खरीफ सीजन 2021 में कुल बुआई का लक्ष्य कितना रखा गया है, यानी कितने रकबे में बुआई का लक्ष्य रखा गया है इस साल। तो याद रखिए 48,20,000 हेक्टेयर ये लक्षित रकबा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस योजना के क्रियान्वयन में दंतेवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर है। ठीक, अगला प्रश्न था इस साल यानी कि ये जो खरीफ सीजन चल रहा है 2021-22, इस खरीफ सीजन के लिए कितनी राशि कृषि ऋण के रूप में किसानों को उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा 5300 करोड़ रुपए की राशि किसानों को ऋण के रूप में देने का लक्ष्य इस वर्ष के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अंगना मां शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो इसका आंसर है बेमेतरा से। बेमेतरा में एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम क्या है, मटका पंचायत से इसे प्रारंभ किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न था छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, तो इसका आंसर है श्री अग्नि चंद्राकर जी को। ठीक है, महासमुंद के भूतपूर्व विधायक रहे हैं और इन्हें ही अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए, तो अब आते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक है लघु फिल्म भूमिका। ठीक है, ये एक लघु फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन किया गया है श्री संजय भारद्वाज जी के द्वारा। ये जो लघु फिल्म है इसका मूल जो कथानक है वो आधारित है कोरोना काल में टीकाकरण पर। ठीक, आपको पता होगा कि इस कोरोना संक्रमण ने हमारे राज्य के और हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व को प्रभावित किया है। तो इसके अंतर्गत जब वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध हुई तो उसके बाद टीकाकरण के लिए राज्यों के द्वारा क्या प्रयास किए गए, उस समय हमारी सामाजिक स्थिति क्या रही, इन सब के बारे में इस लघु फिल्म में दिखाया गया है। ठीक, टीकाकरण से संबंधित आपको 2 पोर्टल भी याद होंगे। भारत सरकार के द्वारा जो पोर्टल प्रारंभ किया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, कोविन पोर्टल। ठीक है, कोविन पोर्टल। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो पोर्टल प्रारंभ किया गया था उसका नाम क्या था, सीजीटी का वेब पोर्टल। ठीक, तो ये भी आपके एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक, यहां से आपका प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है कि कोरोना काल में टीकाकरण पर आधारित लघु फिल्म का नाम क्या है। तो क्या है, भूमिका। ठीक, यहां पर हमारी राज्यपाल हैं, है ना, सुश्री अनुसुईया उइके जी, इन्होंने भी इस लघु फिल्म को काफी सराहा है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक है उत्कृष्टता अलंकरण समारोह 2019 एवं 2020। देखिए ये जो उत्कृष्टता अलंकरण है, ठीक है, ये संसदीय कार्य करने वाले जो विधायक हैं और इसके अलावा जो पत्रकार हैं
उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, मीडिया को इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो इसीलिए ये पुरस्कार पत्रकारों को भी प्रदान किया जाता है। तो ये पुरस्कार अभी हाल ही में 30 जुलाई 2021 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया है। इसे वर्ष 2019 तथा वर्ष 2020 के लिए प्रदान किया गया है। वर्ष 2019 में उत्कृष्ट विधायक के रूप में जिन्हें सम्मानित किया गया है, उनमें पहला नाम है श्री अरुण वोरा जी का और दूसरा नाम है श्री सौरभ सिंह जी का। वहीं वर्ष 2019 में ही उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें श्री सुरेंद्र शुक्ला और श्री मोहन तिवारी का नाम दिया गया है। वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में 2 विधायकों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहला नाम श्री कुलदीप जुनेजा जी का है और दूसरा नाम श्री नारायण चंदेल जी का है। उत्कृष्ट पत्रकार के रूप में स्वर्गीय श्री राजा दास और दूसरा श्री आर के गांधी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां पर आप फोटो में देख पा रहे हैं, है ना, 4 प्रकार के सम्मान। ठीक है, ये उत्कृष्टता अलंकरण समारोह है, उसकी एक झलकी है। चलिए अगला टॉपिक है चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन। आप जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें आप अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के गठन की भी बात पढ़ते हैं। उसी निर्देश का पालन करते हुए हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा चौथे वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। तो याद रखिएगा इसे कि चौथा वित्त आयोग जो है यह गठित किया जा रहा है। इसमें पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी जारी हो चुकी है। इसके अध्यक्ष हैं श्री सर्जियस मिंज। ठीक, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं राज्य को दी है और इसीलिए इन्हें इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 झ, ठीक है, अगर इसे इंग्लिश में जाएंगे तो ये 243 आई, ठीक है, 243 आई के खंड 1 सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत किया गया है। ठीक, तो इसको याद रख सकते हैं आप कि इसका निर्माण, ये जो वित्त आयोग है इसका निर्माण संविधान के अनुच्छेद 243 झ या 243 आई इसके अंतर्गत किया जाता है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक, तो श्री सर्जियस मिंज को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यहां पर आज आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये श्री सर्जियस मिंज जी हैं। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक है चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा पुस्तक। ठीक है, ये एक पुस्तिका है जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। इसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेश देशमुख। ठीक, तो आइए जानते हैं इस पुस्तक के विशिष्टताओं के बारे में। तो इस संस्करण में दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा सृजित देहाती कला विकास मंडल से लेकर चंदैनी गोंदा का निर्माण की प्रक्रिया और उसके विसर्जन तथा कारी, ठीक है, आपको पता होगा कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है कारी, की सर्जना तक की सांस्कृतिक यात्रा को उन्होंने 488 पृष्ठों के अपने इस ग्रंथ में समाहित किया है। तो इस पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितनी? 488। इसमें दाऊ रामचंद्र देशमुख जी की जो यात्रा है, ठीक है, आपको पता होगा कि वो कला से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं और उनके इस कला से जुड़ने का और इसके विकास क्रम में क्या योगदान रहा है, इन सारी बातों को इस पुस्तक में स्थान दिया गया है। ठीक, ज्ञातव्य है कि चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक यात्रा स्मारिका का प्रकाशन 7 दिसंबर सन 1976 को चंदैनी गोंदा के 25वें प्रदर्शन के अवसर पर हुआ था। ठीक है, यानी कि एक पत्रिका पहले ही इस कला पर आधारित हो चुकी है। ठीक है, इसका प्रकाशन हो चुका है। ठीक, कब हुआ था? वर्ष 1976 में। पुस्तिका का नाम याद रखिएगा, चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक यात्रा स्मारिका। ठीक, इसके संपादक थे श्री नारायण लाल
परमार और श्री त्रिभुवन पांडे। आपको पता होगा नारायण लाल परमार जी का नाम आप साहित्यकारों में भी पढ़ते हैं, है ना। सूरज नहीं मरे, इस प्रकार की रचनाएं इनकी अमर रचना है। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? डॉक्टर सुरेश देशमुख जी। चलिए अगला टॉपिक है पंचम विधानसभा का 11वां सत्र। ठीक, आपको पता होगा कि ये वर्तमान विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है ये अभी हाल ही में 26 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक आयोजित किया गया है। इस सत्र में कुल बैठकों की संख्या की बात करें तो कुल 5 बैठकें इस सत्र के दौरान लगाई गई हैं। अनुपूरक प्रश्न कितने पूछे गए? 30 पूछे गए हैं। वहीं तारांकित प्रश्नों की संख्या 375 है। अतारांकित प्रश्नों की संख्या की बात करें तो कुल 342 है। ठीक, ये पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति होती है। आपको पता होगा कि संसदीय प्रक्रिया में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, पहला होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, तीसरा होता है अल्प सूचना के प्रश्न और चौथा होता है निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये 4 प्रकार के प्रश्न जो हैं वो संसदीय प्रक्रिया में उल्लेखित हैं। ठीक, इसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्न आपको बहुधा एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछ चुका है। ठीक, तो सबसे पहले तारांकित प्रश्न क्या होता है? ऐसे प्रश्न जो मंत्रियों से पूछे जाते हैं मौखिक रूप से और इनका उत्तर भी मौखिक रूप में दिया जाता है। चूंकि उत्तर मौखिक दिया जाता है इसीलिए इन पर पूरक प्रश्न पूछने की संभावना होती है, यानी कि पूरक प्रश्न जो है इस तारांकित प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अतारांकित प्रश्नों की बात करें तो अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर लिखित रूप में देना होता है। ठीक है, मंत्रियों से पूछे जाते हैं और मंत्री जो है इसका उत्तर लिखित रूप में देते हैं। चूंकि ये प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में होता है इसीलिए यहां पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। अतारांकित प्रश्नों में आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ठीक, अल्प सूचना के प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो कि संसदीय प्रक्रिया के दौरान ही यदि कोई लोक महत्व का अति आवश्यक प्रश्न है तो उसे संसदीय कार्यवाही के दौरान पूछा जा सकता है। ठीक है, उसे कहा जाता है अल्प सूचना के प्रश्न। देखिए ये जो तारांकित प्रश्न है और अतारांकित प्रश्न है, ठीक है, इनको पूछने के लिए 15 दिन की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, यानी कि 15 दिन पहले से एक बैलेट बॉक्स में ये क्वेश्चन लिख के डाल दिए जाते हैं। लेकिन ये जो अल्प सूचना के प्रश्न हैं इनके लिए ये 15 दिन की बाध्यता नहीं होती है, इसे अध्यक्ष की अनुमति से पूछा जा सकता है। ये जो 15 दिन की अवधि है तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्नों के लिए, ये अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है। अध्यक्ष यदि चाहे तो इसमें कुछ ढील दे सकते हैं। ठीक, यदि निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न की बात करें तो ये मंत्रिपरिषद से नहीं पूछा जाता है, यानी कि मंत्री जो मंडल होता है उससे ये प्रश्न नहीं पूछा जाता। लेकिन यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति को सौंपा गया है और वो उस कार्य के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति से जो प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या कहा जाता है? निजी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। याद रखिए, जिससे ये प्रश्न पूछा जाएगा वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होगा। ठीक, तो ये 4 प्रकार के प्रश्न जो है वो संसदीय प्रणाली में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार तारांकित प्रश्नों की संख्या 375 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या कुल 342 थी इस 11वें सत्र के दौरान। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 4 विधेयकों पर चर्चा हुई और 4 विधेयक पारित हुए हैं। ठीक है, यानी कि 4 विधेयकों पर चर्चा हुई है और चारों विधेयक क्या हो गए? पास हो गए हैं। इसके कुछ अन्य बातों पर नजर डालें तो अनुपूरक बजट इस सत्र के दौरान प्रस्तुत किया गया है, जिसकी कुल राशि कितनी पेश की गई? 2485.59 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है। याद रखिएगा, 2485.59 करोड़ रुपए
ठीक, राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने की घोषणा की गई है। ठीक, आपको पता होगा कि काफी दिन से ये चर्चा में रही है ये योजना। ठीक, इसके अंतर्गत जो भूमिहीन कृषक हैं उनको शामिल करने की बात की जा रही है। ठीक, इसके अंतर्गत भूमिहीन एवं पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, ये जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है, इसके अंतर्गत जो भूमिहीन लोग हैं, जो अन्य पात्र परिवार हैं, उनको वार्षिक 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू होगी। इस योजना के लिए इस अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि ये योजना अब ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। ठीक, इसके लिए क्योंकि 200 करोड़ रुपए जो है ये प्रावधानित किए जा चुके हैं। ठीक, कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 957 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। ठीक, आपको पता होगा कि कोरोना संक्रमण के कारण हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था। तो इस व्यवस्था की पुनरावृत्ति ना हो, है ना, इस प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए 957 करोड़ रुपए जो है पहले से प्रावधानित कर दिया गया है ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। ठीक, और इसमें अन्य राशियों की बात करें तो वनवासियों की मदद के लिए 520.80 करोड़ रुपए तथा मनरेगा के मजदूरों और श्रमिकों के लिए 695 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 22,15,000 परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कितना किया गया है? 500 करोड़ रुपए। ठीक, इसको पता होगा कि आपको जल जीवन मिशन इसके अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन, इसी के अंतर्गत मिनी माता अमृत जलधारा योजना भी संचालित की जा रही है ना। जल जीवन मिशन काफी चर्चा में रहा है क्योंकि केंद्र प्रवर्तित योजना है। 2024 तक का टारगेट दिया गया है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर नल कनेक्शन उपलब्ध होने चाहिए। ठीक, तो राज्य सरकार ने कहा है कि हम ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो दिए गए टारगेट है, ठीक है, 42 लाख नल कनेक्शन का जो टारगेट है राज्य में 2023 तक ही पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा कहना है राज्य सरकार का। ठीक है, तो ये भी जरूरी है कि इसके लिए फंड जो है वो रिलीज किया जाए। तो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है ये किया गया है इस अनुपूरक बजट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम को एक मुश्त ऋण वापस करने हेतु 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक, ये निःशक्त जनों के कल्याण से संबंधित है। ठीक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को गणवेश प्रदाय हेतु 7.62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए गणवेश बनाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए 7.62 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है इस अनुपूरक बजट में किया गया है। इस विधानसभा सत्र की कुछ और बातें महत्वपूर्ण है, जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग अधिग्रहण विधेयक 2021 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ठीक, यानी कि अब ये जो महाविद्यालय है, ठीक है, वो पूर्णतः क्या हो जाएगा? शासकीय हाथों में चला आएगा। ये पहले निजी चिकित्सा महाविद्यालय था, अब इसे बदलकर क्या कर दिया गया? इसे अधिग्रहण के बाद क्या हो जाएगा? ये शासकीय महाविद्यालय हो जाएगा। ठीक, अधिग्रहण हेतु अनुपूरक बजट में 39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि इसके अधिग्रहण के लिए 39 करोड़ रुपए जो है ये प्रावधानित किया गया है इस अनुपूरक बजट में। पत्रकार दीर्घा समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष होंगे। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पत्रकार दीर्घा समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होंगे, ये है ना, विधानसभा उपाध्यक्ष होंगे। ठीक, तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड से संबंधित है जिसके अध्यक्ष की अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है।
तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव को चुना गया है। ठीक, यहां पर आप इमेज देख पा रहे हैं, ये अटल श्रीवास्तव जी हैं जिनको छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमती चित्ररेखा साहू को नियुक्त किया गया है। सदस्य की बात करें इस बोर्ड में तो श्री नरेश ठाकुर और श्री निखिल द्विवेदी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नव नियुक्ति से प्रश्न हर बार आते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की बात हुई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। कौन नियुक्त किए गए हैं? श्री ज्ञानेश शर्मा जी। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ योग आयोग के नए अध्यक्ष हैं। नाम क्या है इनका? श्री ज्ञानेश शर्मा जी। ठीक, इसके सदस्यों की बात करें तो श्री रवि बख्श, श्री रविंद्र सिंह, श्री गणेश योगी और श्री राजेश नारा, ये 4 इस आयोग के सदस्य हैं। अध्यक्ष का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। योग आयोग के अध्यक्ष कौन? श्री ज्ञानेश शर्मा जी। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, इसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। श्री विपिन साहू जी इसके अध्यक्ष बने हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं, है ना, ये विपिन साहू जी हैं। ठीक, जिनको अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में। पहला प्रश्न है, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है श्री सर्जियस मिंज, श्री आलोक कुमार, श्री अजय कुमार सिंह, श्री सुयोग्य कुमार मिश्र। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट अलंकार सम्मान के अंतर्गत वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया है। किसे दिया गया है? देखिए यहां पर दो लोगों के नाम दिए गए हैं और किस वर्ष के लिए पूछ रहा है? वर्ष 2020 के लिए आपको ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंचम विधानसभा के 11वें सत्र में कुल कितनी राशि का अनुपूरक बजट पारित किया गया है? कुछ स्लाइड पहले ही हमने देखा अनुपूरक बजट, है ना। अगला प्रश्न है, चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है श्री अटल श्रीवास्तव, श्री राजेश महतो, ज्ञानेश शर्मा जी या श्री विनय साहू। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह है छत्तीसगढ़ साप्ताहिक समसामयिकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।